जय हिंद दोस्तों, एच लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 17th बीपीएससी के लिए और पीपीएससी टीआरई 3 के लिए या फिर टीआरई 4 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिहार से संबंधित जो भी एग्जामिनेशन है कॉन्सेप्ट बिल्डर के लिए करें, क्योंकि आप लोग को करंट अफेयर्स अब विस्तृत में जाकर के व्याख्या में जाकर के पूछ रहा है, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। इसी संदर्भ में 1 से लेकर के 15 मई तक का मैंने स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, सेकेंड वीडियो ये रहेगा। इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 1 से 15 मई तक का आपका रहेगा। 1 से 15 मई का आपका ये सारा कंटेंट रहेगा। उसके बाद मई का कंप्लीट होने के बाद आपका पीछे से स्टार्ट करेंगे, फिर फरवरी, जनवरी और मार्च, इस तरह से सारे हम कंप्लीट करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने जहाँ तक कवर करवाया था, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, आई होप कि आपको वॉइस क्लियर जा रहा होगा। इसको म्यूट करते हैं। चलिए, विश्व यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। अभी इससे पहले मैंने कंप्लीट करा दिया है, उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। उसको जाकर के आप डाउनलोड करके या फिर आप देख लीजिए, अच्छे से समझिए उसे एक एक चीज़, क्योंकि आप समझ जाएंगे। वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम चैनल में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके आप सारी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है 2024 के अनुसार, और ये सारे सोर्स लिए गए द हिंदू से। ये देखिए, सबसे अच्छी बात है एडिटोरिया का, ये सोर्स कहाँ से उठाया गया, क्या चीज़ें हैं, कब की घटना है, ये बताते हैं। विश्व प्रेस जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर पिछले तुलना में जो है गिरावट आई है। 36.62 से गिर करके हुआ 31.28। ये आपका गिरावट आई। ये अंक भी कई बार पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट की विशेषता क्या रही है? तो रिपोर्ट आपका विदाउट बॉर्डर्स के देखा जाता है। RWB यानी कि फ्रेंच रिपोर्ट्स सेंस फ्रंटियर्स RSF के अनुसार आता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों के बीच में भारत की रैंकिंग 2023 में 161 में से 61 से 2024 में 159 हो गई है। हालांकि देखिए, रैंक में आपका जो है गिरावट आ रही है, लेकिन इंडिया के जो है रैंकिंग इसमें सुधार करके 61 से 2 अंकों की जो है यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। इससे ये मतलब नहीं है कि आपका इंडिया अच्छा प्रदर्शन किया है। कई ऐसे देश हैं उन्होंने प्रदर्शन अच्छा नहीं किया, जिसके कारण इंडिया की रैंकिंग 2 सुधर गई है। 2023 में 161 था, याद रखिएगा। कई बार 2023 का भी पूछा जाता है। तो इस साल का जो है प्रेस आपका जो है रिपोर्ट में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट में 159 है। यही आपका मेन है। 19 फैक्ट में अगर आप बिहार एसआई के लिए जा रहे हैं या बिहार एसएससी के लिए, तो उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। हालांकि यह सुधार मुख्य रूप से अन्य देशों की रैंकिंग से गिरावट के कारण हुई। आपने जैसा कि मैंने बताया वही आपका है। ये गिरावट अन्य देशों की रैंकिंग है। हमारे देश ने यानी कि इंडिया की जो प्रेस सूचकांक है, फ्रीडम है, उसमें कोई सुधार नहीं आया, बल्कि दूसरे देशों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। जैसे क्रिकेट में होता है ना, कि कई बार आप अच्छे से खेलते हैं तो जीतते हैं मैच को, कई बार होता है दूसरे ने खराब खेला तो इसके कारण आपको वो मैच जीत गए। वही हुई है कि दूसरे देशों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यह विश्व स्तर की प्रेस आपका प्रेस की स्वतंत्रता में समग्र गिरावट और पत्रकारों को एवं स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के राजनीतिक के दमन में भारी वृद्धि को दर्शाता है। विश्व स्तर पर प्रेस की जो स्वतंत्रता औसतन है 7.6 अंक की गिरावट हुई, यानी पूरे विश्व में स्तर पर 7.6 की अंकों की गिरावट हुई। इंडिया की गिरावट देख सकते हैं कितना हुआ। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहले 36.62 था, अब गिरावट होकर के कितना है 31.28 है। कितना का डिफरेंस है? तो लगभग आपका मान लीजिएगा टोटल, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू हम देखें तो यहाँ से देख सकते हैं 12 में 60 गया 4, 12 में 60 गया 4, और ये आपका 6 यानी कि 6 आपका 5 में से 2 गया 3 आपका 3 यहाँ से अच्छे से हाँ ठीक है 3, और ये आपका बड़ा गया आपका 5 में से 1 गया 4। ये आपका डिफरेंस टोटल रहा 4.34 का डिफरेंस है आपका। ये आपका टोटल डिफरेंस है 4.34 का आपका डिफरेंस रहा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं है 5 आ जाएगा, 5.34 का, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका था। 5.34 का डिफरेंस है। ऑलमोस्ट आपको 5 यहाँ पर मैं फ्रेश से लिख देता हूँ, 5.34 का आपका डिफरेंस रहा है। ये शायद कहीं भी आपका बीपीएससी हो यूपीएससी में हो सकता है अंकों के साथ खेलना शुरू कर दे या थोड़ा सा घुमा के पूछे, तो कितना लगभग माना जाएगा? तो 5.34 की इंडिया की गिरावट हुआ, फिर भी इनकी रैंकिंग 159 रही है। पहले कितना था? 2023 में 161 था। और रैंकिंग में नॉर्वे जो है शीर्ष पर है हमेशा की तरह, जबकि डेनमार्क दूसरे स्थान पर। तो ये भी आप रखिएगा, टॉप पर कौन है? तो नॉर्वे है, और दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पर।
नेक्स्ट हम और बातें करें, भारत का स्कोर सुरक्षा संकेतक को छोड़कर के बाकी सभी मामलों में गिरा है, यानी खराब हुआ। सुरक्षा के मामले में थोड़ा अच्छा है, बाकी के मामले में सभी गिरावट हुई है। भारत तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे सोच सकते हैं, जो कि क्रम से 158, 152, यानी कि तुर्की के कितना है तो 158 है, पाकिस्तान 152 है, इंडिया से ज़्यादा अच्छा है, श्रीलंका 150 आपका इसका रैंक है। तो प्रत्युक्त संकेतक है जो सामाजिक, सांस्कृतिक या देखते हैं, आर्थिक, इसमें देखे राजनीति देखते हैं, कानूनी और सुरक्षा, ये सारे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, भारत के संबंध में मुख्य बिंदु क्या है। इसमें दावा किया गया है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है, ये दावा किया गया। सोच सकते हैं आप, कई लोग आपने अभी लोकसभा चुनाव हुआ, गोदी मीडिया, ये सारी चीज़ें आपने सुना, न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा। ये सारी चीज़ें विश्व स्तर पर ये सारी चीज़ें देखी जाती है और इससे आपका छवि खराब होता है। स्वतंत्रता, अगर सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बावजूद आप में जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, फोर्थ स्तंभ, और उसको बोलने का अधिकार नहीं, आपको जो सच्चाई है उसको दिखाने का अधिकार नहीं, जनता को कई चीज़ें पता नहीं चलती है, कई चीज़ें मीडिया दबा दी जाती है, ये सारी चीज़ें बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है पूरे। अगर वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे, खुद को कहेंगे वर्ल्ड गुरु बनने वाले हैं और फोर्थ इकोनॉमिकल, फिफ्थ इकोनॉमिकल पावर बनने वाले हैं, कैसे ये सारी चीज़ें होंगी। चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। सरकार ने कई नए कानून पेश किए हैं जो सरकार को मीडिया को नियंत्रित करने, समाचार को सेंसर करने और आलोचकों को चुप करने की कराने की असाधारण शक्ति देता है। केंद्र के पास ये सारी चीज़ें सेंट्रल में है, तो ये देख सकते हैं सरकार के कानूनी पेश में। और इसमें दूरसंचार अधिनियम 2023, प्रशासन सेवा विनिमय विधेयक आपका 2023 का मसौदा और डिजिटल व्यक्तिगत अंतर डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पत्रकार सरकार की आलोचना करते हैं उन्हें नियमित रूप से ऑनलाइन उत्पीड़न या मनमानी गिरफ्तारियों का शिकार होना पड़ता है। सोच सकते हैं, अगर रवि इस पत्रकार आपने सुना होगा, रवीश हो या फिर रवीश कुमार, या फिर कई ऐसे पत्रकार हैं जिनका मुंह बंद कर दिया गया है या उनको धमकियां मिलती है, मनमानी तरफ से ये गिरफ्तारी करना या फिर किसी न किसी तरह से कोई ना कोई एक काला चिट्टा निकाल करके उनको जेल भेजना, ये सारे एक गलत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट न्यूज़ पर कवर करते हैं। आपका है NPLI और बैंक ऑफ नामीबिया के मध्य समझौता हुआ है। चलिए इसमें क्या है इसके बारे में जानते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड्स है तो इसको हम जानते हैं NPCI क्या है। द नेशनल, इसका फुल फॉर्म है NPCIL है जो आपका, इसमें थोड़ा स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, NPCI होगा, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NIPL ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यानी UPI जो आपका है, जैसे त्वरित जो भी UPI पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे ये सब करते हैं वही है, पेटीएम, त्वरित जैसे भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। तो ये क्वेश्चन आता है करंट में आ सकता है, किसके साथ ही NPCI आपका समझौता किया है, तो नामीबिया, बैंक ऑफ नामीबिया के साथ ही समझौता किया है। ये समझौते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में UPI ट्रैक को तैनात करने के लिए केंद्रीय बैंकों के साथ NPCI का पहला ये सहयोग है। उद्देश्य इसमें नामीबिया में वास्तविक समय में व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P जिसको कहते हैं पर्सन टू पर्सन, और व्यक्ति से व्यापार यानी कि P2M यानी कि आपका P2M यानी व्यक्ति यानी पर्सन टू बिजनेस है या जो भी आपका व्यापार है में लेन देन की विकसित करना है। महत्व क्या होगा, बैंक ऑफ नामीबिया BON को NIPL से सर्वोत्तम श्रेणी की तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे नामीबिया में अपने नागरिकों के डिजिटल कल्याण के लिए एक सम्मान एवं मंच का निर्माण संभव हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट इसके बातें करते हैं। यह भविष्य की तकनीकी प्रगति और बाजार की मांगों को अपनाने के लिए स्केलेबिलिटी और आपका अनुकूलता को सुनिश्चित करेगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। चलिए यह प्रयास फ्रांस, श्रीलंका
सिंगापुर, मॉरिशस जैसे अन्य बाजारों में प्रवेश करने के बाद यूपीआई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मेन बात है देखिए इतनी बड़ी भरकम वर्ड से घबराना नहीं है, सिर्फ देखना है यूपीआई जो है आपका, जो यूपीआई इंटरफेस आप करते हैं भारत का, या फिर ये सारी चीज़ों को और भी विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कराने की कोशिश की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए NPCI के यह प्रयास का अनुसरण करता है। यह सहयोग वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और भी किफ़ायती बनाने का पर ध्यान केंद्रित करेगा, विशेष रूप से वंचित आबादी के लिए 2025 तक अपेक्षित भुगतान उपकरणों को पुनः अंतरचालनीय के साथ करेगा। NPCI के जो है, NPCI के देश में खुदरा भुगतान और निपटारा प्रणाली के संचालन के लिए एक समग्र संगठन है। जिसे आप लोग खुदरा में खरीदते हैं 10 रुपये, 20 रुपये या 5 रुपये का जो आप यूपीआई करते हैं, या 5,000, 10,000, 20,000 का भी जो करते हैं, एक तरह से खुदरा है। ये नहीं आप कर रहे हैं 500 करोड़ 600 करोड़ का। तो इसे RBI और भारतीय बैंक संघ जो है, यानी इंडियन बैंक जो है आपका IBA द्वारा भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना के विकास हेतु स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आप रिपोर्ट पढ़ेंगे विश्व प्रवास रिपोर्ट में। विश्व प्रवास डाउन टू अर्थ से लिया गया है, सोर्स से, उसको पढ़ सकते हैं। यह मई मंथ का हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन जो है IOM ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है, जो विश्व वैश्विक प्रवासन पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलावों का खुलासा करती है, जिसमें विस्थापित लोगों की रिकॉर्ड होगा, यानी जितने भी लोग विस्थापित हो चुके हैं, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवेशन में बड़ी वृद्धि शामिल होंगे। वर्ष 2000 से IOM प्रत्येक 2 वर्ष में अपनी प्रमुख प्रवासन रिपोर्ट पेश करता है। मुख्य विशेषता क्या है इसमें? वर्ष 2000 और 2022 के बीच में अंतर्राष्ट्रीय प्रवेशन जो है 650% से बढ़ करके, सोच सकते हैं कितना, 650% से बढ़ करके 228 बिलियन अमेरिकन डॉलर से बढ़ करके 831 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया है, जिसमें भारत को वर्ष 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन अमेरिकन डॉलर का प्रवेशन आपका प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, प्रवास रिपोर्ट में इसमें है शीर्ष 5 प्रवेशन प्राप्तकर्ता जो देश है आपका, पहले आपका भारत में, मैक्सिको, उसके बाद चीन, फिलीपींस, उसके बाद फ्रांस में है। तो ये क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं। 1831 बिलियन प्रेषण में से आपका 647 बिलियन प्रवासियों द्वारा निम्न और मध्यम आय वाले देशों में से भेजे गए थे। चलिए, नेक्स्ट है, दुनिया के कई हिस्सों में जलवायु और मौसम संबंधी आपदाओं के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन भी हुआ है। अधिकांश प्रवासन जो है प्रवास नियमित और सुरक्षित और क्षेत्रीय रूप से केंद्रित होता है, जो सीधे अवसरों और आजीविका से जुड़ा होता है। वर्ष 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या जो है 117 मिलियन, यानी 117 मिलियन समझ सकते हैं, 1 करोड़ 17 लाख के आसपास लोग हैं, रिकॉर्ड के उच्च स्तर पर पहुँच गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों में बड़े प्रवासी के साथ भारत विश्व में सबसे बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या जो है लगभग 18 मिलियन का मूल स्थान है। 18 मिलियन समझ सकते हैं, 1.8 करोड़ के आसपास। ये आपको मिलियन प्रवासी कितने जो बाहर से देश से आकर के इंडिया में आकर के बस गए हैं, चाहे बंगाल हो, कहीं भी हो, पूरे ये संख्या बताई जा रही है। तो पूरे वर्ल्ड में अब ये इंडिया टॉप पर खड़ा है। और जिसे को कहते हैं विश्व, क्या कर सकते हैं, जिसे को आपको जो घर में कोई पढ़ाता है तो किसी को कहते हैं क्या, जो अतिथि देवो भव, इस तरह से मान करके सभी लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दे रहा है, और इसमें से सबसे टॉप पर इंडिया आ रही है। नेक्स्ट है, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक है। ये तीसरा है नंबर पर है, ठीक है, याद रखिएगा, तीसरे नंबर पर है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड से लिया गया। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा परफेक्शन IAS का आपका जो है 90 डेज का प्लानर, उसका भी स्टार्ट कर दिया गया है। आपका हिस्ट्री का 4 डेज का आपका कंप्लीट हो चुका है। इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया गया था, साइंस हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे, और टारगेट रखेंगे इसका 60 डेज में आपको कंप्लीट कर दें। 60 डेज में 2 से 3-4 लेक्चर लाएंगे। अभी टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा टाइम कैपेसिटी है, जैसे आपको छुट्टी मिलता है मेरे पास, तो ये 3 लेक्चर 4 लेक्चर 3 वीडियो 4 वीडियो डेली का आपको मिलेगा, और जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अभी BPSC 17th का अभी कोई डेट भी नहीं क्लियर किया गया है, तो आप
तैयारी करते रहिए, मेंस भी लिखते रहिए, पीटी भी लिखिए, और TRE 3 के जो TRE 4 के जो बंदे हैं वो भी आप प्रिपरेशन में लगे रहिए। अपना बेसिक कॉन्सेप्ट एक एक सब्जेक्ट को उखाड़ कर फेंक दीजिए, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस में आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या बायोलॉजी हो, या एनवायरमेंट साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। एक एक सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट के लिए बेसिक से कीजिए, रूट अगर आपका क्लियर है तो कोई दिक्कतें नहीं होगी। चलिए टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं फिर से। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू जो है 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2023 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। तो ये देख सकते हैं एक क्वेश्चन यहीं से बन गया है, हम किसको पीछे छोड़ दिए हैं, तो दुनिया के जो है सबसे आपका जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इससे पहले तीसरे नंबर पर कौन था, तो जापान था। ठीक है, भारत 2015 की तुलना में 9वें स्थान से ऊपर आकर के तीसरे स्थान पर आ गया, सोच सकते हैं, पहले 9वें स्थान पर। रिपोर्ट की मुख्य विशेषता क्या रही है, जापान 110 बिलियन यूनिट की तुलना में भारत ने 2023 में 113 बिलियन यानी 3 बिलियन ज़्यादा किया है यूनिट ऊर्जा और उत्पादन किया है। ऑलरेडी करना ही पड़ेगा, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, और जब तक ग्रीन सिटी पर जाएंगे नहीं, पॉपुलेशन कितनी है, पॉल्यूशन कितनी हो रही है दिल्ली मुंबई में, आप देख ही सकते हैं। वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान जो है योगदान है मात्र 5.5%, अभी भी कम है, अभी और ज़्यादा करना चाहिए। और टारगेट भी है इंडिया का आने वाले टाइम में 2030 तक, 2040 तक, 2050 तक ये और इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। आने वाले टाइम में हो सकता है पेट्रोल या फिर डीजल वाली जितने भी कारें हैं या फिर 4 व्हीलर है या सारी चीज़ें हैं उसको कम किया जाएगा, बहुत हद तक नेग्लिजिबल कर दिया जाएगा। भारत ने वर्ष 2023 में अपनी जो है 5.8% बिजली और ऊर्जा सौर ऊर्जा से उत्पन्न की है। 5.8 समझ सकते हैं, अभी भी बहुत स्कोप बचा हुआ है। 94.8% अभी स्कोप बचा हुआ है, इतना कर सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता है। सोलर एनर्जी है, इतनी जनसंख्या है, 24 आवर आपका यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2024 में जीवाश्म ईंधन उत्पादन में गिरावट आएगी और ये प्रवृत्ति अन्य वर्षों में भी जारी रहेगी, यानी कंटिन्यू रहेगा। वर्ष जो है 2023 में अतिरिक्त वैश्विक ऊर्जा उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 5.1% है थी, जो कि चीन अभी 158 आपका DWS यानी कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है +33 DW आपका H है, यानी कि ट्रिलियन इसको करते हैं वाट्स आवर। एंड ब्राज़ील आपका है +22, इससे आपका प्लस जितने भी हैं भारत के उससे +22 ट्रिलियन आपका WH है आपका वाट्स है। के बाद भारत ने 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आपका वृद्धि जो है +18 टेरावाट घंटे और TWH हासिल की है। शीर्ष 4 सौर ऊर्जा विकास जो है सौर विकास वाले देशों ने मिलकर के 2023 में 75% वृद्धि हासिल कर ली है। सोच सकते हैं ये 4 देश जो हैं मिलकर के 75% टोटल पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो ये 4 देश है आपका 75% कर रहे हैं। बाकी के देश जितने भी बचे हुए हैं 190, 192 जितने भी देश हैं वो सिर्फ 25% कर रहे हैं। ये आपका एक आंकड़ा है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 2015 में भारत की बिजली का मात्र 0.1 था, 0.5 था, मात्र 1% से भी कम, और 2023 में ये बढ़कर के हुए 5.8% हो गए। बहुत बड़ी बात है। भारत 2030 तक की नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को 3 गुना करना चाहता है। मैंने बताया था कि आने वाले टाइम में इस पर और भी काम करेगा, 3 गुना कर दिया जाएगा। बढ़ाने का वाले देशों में से एक है। एम्बर के अनुसार इस क्षमता को लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत को वार्षिक क्षमता वृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट आप रिपोर्ट पर चलते हैं। आपका अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बेस्ट नाइट और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में इस तरह के कंटेंट जो कि तथ्यों से कॉन्सेप्ट से भरा हो और विस्तार से बताया गया हो, ये पढ़ना है या फिर आपको ऑनलाइन करना है सिर्फ क्वेश्चन ABCD वाला। आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रकट कीजिएगा। सिर्फ ABCD खेलना है आपको, या फिर आपका स्पीडी का जो ऑनलाइन फैक्ट है उस तरह का कंटेंट लाया जाए। जैसा भी आपका विचार होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। PDF के लिए नोट्स के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए बेस्ट नाइट
नाइल फीवर क्या है, तो हिंदू से लिया गया है। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने 3 जिलों जो को त्रिशूर है, मलप्पुरम है, ये तीनों को हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपको, त्रिशूर एंड मलप्पुरम एंड कोझिकोड में बेस्ट नाइल बुखार के मामलों की पुष्टि के बाद आपका अलर्ट जारी कर दिया गया इन द सेंस कि ज़्यादा हो रहा है। वेस्ट नाइल फीवर जो है क्या किस तरह का है, वेस्ट नाइल फीवर वेस्ट नाइल वायरस के कारण हो रहा है। किसके कारण, तो वेस्ट नाइल वायरस के कारण होने वाला एक वायरल संक्रमण है जो कि मुख्य रूप से संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्य में फैलता है। वेस्ट नाइल फीवर जो है WN भी जो एक मच्छर जनित एकल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। RNA आपका पढ़े होंगे आपने, रिबोन्यूक्लिक एसिड जिसको कहते हैं, या DNA RNA आपने पढ़ा होगा जीन में, आपने बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में आपने कोशिका सेल में पढ़े होंगे, ये सारे उसी का पार्ट है। बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, NCERT का जो नोट्स दिया है उसमें भी आप उसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। चलिए अभी करंट अफेयर्स का कंसेप्ट है, इसको आगे बढ़ते हैं। आपका क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर मुख्य रूप से के जिम्मेदार हैं WHO। जितनी भी बीमारियां होती हैं नहीं इसी कारण से होता है, आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड के कारण, RNA के कारण होता है। तो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार है। WHO के अनुसार है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्या है, यह फ्लेविक वायरस जीन्स का सदस्य है। फ्लेविडेट आपका जो है, थोड़ा आप 1-2 बार पढ़ लीजिए, इसके याद रहेगा कॉन्सेप्ट आपका, ताकि ये जो वर्ड है बायोलॉजी का थोड़ा वर्ड डिफिकल्ट होता है नो डाउट्स, बट आप 1-2 बार इसको पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन में क्लिक कर सके। परिवार के ये जो है जापानी एंसेफेलाइटिस एंटीजेनेटिक कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। जापानी एंसेफेलाइटिस एंटीजेनेटिक कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। पक्षी WN यानी जो WNV अभी मैंने बताया था आपकी क्या है, वेस्ट नाइल फीवर है। वेस्ट नाइल फीवर के प्राकृतिक मेजबान है। ये प्राकृतिक मेजबान है, यानी पहली बार ये आपका घुसने की कोशिश किया। मच्छर जब संक्रमित पक्षियों के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं तो वे संक्रमित हो जाते हैं, और फिर इन मच्छरों के काटने से मनुष्यों और जानवरों में वायरस का संचार होता है। घरों में इस्तेमाल के लिए टीके उपलब्ध हैं, लेकिन लोगों के लिए अभी उपलब्ध नहीं है। सोच सकते हैं, ये आपके घरों में इस्तेमाल है, यानी घर में आपका कर सकते हैं। संक्रमित तो आपका क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो ये आपका जिस तरह से कोरोना फैलता है, इस तरह से ये वायरस फैल सकती है। इसके बारे में जानते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ क्या है इसके संदर्भ में, वेस्ट नाइल आपका संक्रमण जो है पहली बार 1937 में मिला था। पहली बार 1937 में, तो कहाँ पर ये मिला था, युगांडा में मिला है, युगांडा में पाया गया था। केरल में इसका पहली बार 2011 में पता चला था। बाद में 2022 में त्रिशूर जिले के एक 47 वर्षीय व्यक्ति के वेस्ट नाइल वायरस आपका वायरल संक्रमण से मृत्यु हो गई थी। तो आपका 2022 में एक मृत्यु भी हो चुकी है। दैट्स वेरी बैड न्यूज। चलिए लक्षण क्या होते हैं इसमें जान लेते हैं। 80% संक्रमित लोगों में ये बीमारी लक्षणहीन होती है, यानी लक्षण दिखता ही नहीं है आपको, मतलब ये वायरस है आपके अंदर है, कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि फीवर हो रहा है, जुकाम हो रहा है, या फिर शरीर में दर्द हो रही है, ऐठन हो रही है, ऐसा कुछ लक्षण नहीं दिख रहा है 80% लोगों में। सोच सकते कितना घातक है। घातक वो सन्नी देओल वाला घातक मूवी नहीं है। 20% मामलों में लक्षणों में बुखार होता है। जो 20% ऐसे मामला है, यानी कि 5 में से 4 ऐसी घटनाएं जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा। एक घटना में आपको पता चलेगा कि बुखार हो, या सिर दर्द हो, थकान हो, शरीर में दर्द होगा, या मतली आने, दाने और सीजन आपका सृजन ग्रंथियाँ शामिल होती है। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। याद रखिएगा ये कहाँ पर मिली है, सबसे पहले युगांडा में मिला था, और दूसरा आपका ये पहली बार ये घटना आपको 2022 में त्रिशूर में केरल में प्राप्त हुआ था, और 47 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया, उससे संबंधित आपका ये संबंधित सारी चीज़ें एक बार याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म हो सकता है पूछ ले, तो ये WNV यानी कि ये WNV क्या है आपको मैंने बताया, वेस्ट नाइल फीवर है क्या है। ये सारे टर्म को आप नोट करते जाइएगा। अगर आपके पास पेन और कॉपी है या फिर स्क्रीनशॉट लेते चले जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सफलतापूर्वक इसका टेस्टिंग कर चुका है। द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन इसरो जिसको कहते हैं, इंडियन
स्पेस आपका रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में कहेंगे ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक, जिसे आमतौर पर 3D पेंटिंग के रूप में जाना जाता है, की मदद से बनाए गए तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह जो है इंजन इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट आपका लॉन्च व्हीकल के द्वारा ऊपरी चरण आपका PS4 में उपयोग किए गए हैं। PS4 इंजन के उनको दूसरे इसरो द्वारा 3D पेंटिंग का उपयोग करके उत्पादन के लिए पुनः डिजाइन किया गया है। तो ये संबंधित है, किससे संबंधित है, जरूर याद रखिएगा। पीछे से आप जो भी हम पढ़ते हैं भूला मत जाइएगा। कोई भी चीज़ है 2 से 3 बार पढ़िए। जब आप कोई भी क्लासेस देते हैं, लेक्चर लेते हैं, तो कोशिश कीजिएगा उसको 3 बार जरूर पढ़ें। 3 बार ये पढ़ें या फिर सुने, जो भी करना है उसको 3 बार जरूर करें ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए। और कोशिश कीजिएगा उसी दिन, अगर आपने मॉर्निंग में किया तो नाइट में सोने से पहले उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर अगले 3 दिन के अंदर एक बार फिर से उसको रिविजन मार लीजिए या फिर सुन लीजिए। 3D पेंटिंग AM का एक ऐसी प्रक्रिया है जो परत दर परत यानी त्रियामी वस्तुओं का 3D आपको पता होगा। ये सारी चीज़ें आपने अगर आपने कुछ क्लासेस लिया है या 10-12 के बाद भी आपने सुना होगा, तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा 2D 3D जितने भी डायमेंशंस हैं जो कि आप पेज पर बनाते हैं, कोई भी घर का हो गया, लंबाई बिर्थ हो, और कई ऐसे डायग्राम होते हैं जिससे आपको 3D में आपको दिख जाता है, जो कि आपको पेज पर नहीं दिखता है, वो आपको वहाँ पर डायग्राम में दिख जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि आपको उसमें चौड़ाई, हाइट सब कुछ दिखने लगे, इसको 3D डायमेंशन कहते हैं। जैसे कि आपका क्यूब हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, ये सारे 3D में आते हैं। तो आपको एक एक पार्ट आपको दिखेगा, एक एक चीज़ें। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा गूगल पर कि किस तरह से 3D है, क्या है, उसके बारे में समझ सकते हैं। त्रियामी होता है, यामी वस्तुओं की बनाने के लिए कंप्यूटर निर्मित डिजाइन का उपयोग करती है। यह एक योगात्मक प्रक्रिया है जिसमें प्लास्टिक कंपोजिट या जैव सामग्री जैसी सामग्री को परतें बनाई जाती है, जो आकार जो है, कठोरता और रंग में विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में बनाई जाती है। AM प्रौद्योगिकी के प्रमुख अनुप्रयोग क्या है? इसमें स्वास्थ्य देखभाल के लिए इसका भी उपयोग कहाँ कहाँ है वो देख लीजिए। स्वास्थ्य देखभाल के लिए जैसे कस्टम प्रत्यारोपण में, ट्यूमर मॉडल में हम कर सकते हैं, सर्जिकल उपकरण में भी कर सकते हैं, एरोस्पेस या रक्षा में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे एयर फ्रेम में हो गया, लैंडिंग गियर हो गया, ड्रोन बनाने में कर सकते हैं इत्यादि। इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ? इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा उपयोग है, जैसे कि पहले योग उपकरण रोबोट में हम कर सकते हैं, ये सारे हैं। नया इंजन अब 97% कच्चे माल की बचत करता है, उत्पादन का समय जो है 60% तक कम कर सकता है, सोच सकते हैं। परीक्षण के सफल प्रशासन के बाद लेजर पावर्ड बेड फ्यूजन तकनीक के उपयोग से तैनात भागों की संख्या जो है 14 से कम होकर के 1 हो गई है। इससे 19 बेल्ट जोड़ समाप्त हो चुके हैं, जिससे प्रति इंजन कच्चे माल के उपयोग में काफ़ी बचत मिलेगी। तो ये आपका कॉस्ट कटिंग भी होगा, कई चीज़ों की बचत भी होगी कच्चे माल की, तो इससे भी काफ़ी फायदा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपीय संघ आपका जो है यूनियन है, यूरोपीय संघ में जो है आपका का पहला कानून क्या बना है? द दैन इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। हाल ही में यूरोपियन संघ EU के तहत क्या लाया गया है, तो ये देख सकते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यूरोपियन संघ महिलाओं के खिलाफ हिंसा के निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया गया है। तो पहली बार कानून किस संघ के द्वारा गया है, तो कमेंट बॉक्स में आप हो सकता जरूर डालिएगा, या फिर आपके ऑप्शन इस तरह से रहेंगे, EU के तरह या यूरोपियन यूनियन की तरह से आया, या WHO, या फिर आपका कई और संगठन, ब्रिक्स, या आपका कोई भी और नाम दे सकता है। तो कमेंट आप उस तरह से आपको आंसर चूज करना पड़ेगा। कानून सभी यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों को महिला जन्नांग विकृति, जबरन विवाह हो गया, ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे प्रथाओं और अपराधीकरण करने के लिए अनिवार्य करता है। तो ये सारी चीज़ें, प्रमुख प्रावधान क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? नव स्वीकृति कानून विभिन्न प्रकार के अपराधों को संबोधित करके महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा से बचाने का प्रयास करता है, यानी कि जो भी लिंग भेद या फिर देखने को मिलता है, महिलाओं को दबाने की कोशिश की जाती है, तो पूरी ये जितने भी यूरोपियन यूनियन के संघ है या फिर उससे संबंधित जो जुड़े हुए देश हैं उससे संबंधित आपका काफ़ी अच्छा है। यह कानून बच्चों सहित घरेलू दुर्व्यवहार पीड़ितों के लिए सहायता प्रदान करने और सुरक्षा में सुधार को प्राथमिकता देता है।
नए कानून में विशेष रूप से साइबर अपराधों के लिए प्रावधान किए गए। इस कानून के तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर 1 से 5 वर्ष साल तक की अवधि के कारावास का प्रावधान है। यानी इसमें सजा भी मिल सकती है, कितनी, तो 1 से 5 साल। ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दीजिएगा, जरूर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आ सकता है, इसमें क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के इन दिशा निर्देशों को 3 वर्षों के अंदर अपने राष्ट्रीय कानून में लागू करना होगा। जितने भी यूरोपीय संघ के देश में शामिल हैं उन सभी लोगों को 3 वर्ष के अंदर अपने अपने जितने भी कानून है, जो भी राष्ट्रीय कानून है, उसको लागू करना पड़ेगा। प्रभाव और महत्व क्या होगा इसके तहत, तो समूचे यूरोपीय संघ में इन कानूनों के सामंजस्य से लिंग आधारित हिंसा के प्रति कानूनी प्रतिक्रिया मजबूत होने की उम्मीद होगी है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि अपराधियों को गंभीर दंड का सामना करना पड़ेगा, जबकि पीड़ितों को व्यापक समर्थन मिलेगा। जो पीड़ित हैं उनको समर्थन मिलेगा। यूरोपीय संघ जो है आपका, यूरोपीय संघ में 27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। और कितने देश अभी शामिल है, तो टोटल 27 है। इसके जो बनाया था 1992 से 93 में मार्क्सिस्ट संधि द्वारा आपका स्थापित यूरोपीय संघ के ने एकीकृत कानूनों के माध्यम से एक आधारित एकल बाजार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये 27 देश में बताइएगा इंडिया इसमें है कि नहीं, इसमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन जो है रिपोर्ट ISSAR के द्वारा किया गया है, और ये लाया गया है वेबसाइट से isro.gov.in के, ये गवर्नमेंट साइट है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति का आकलन रिपोर्ट जो है ISSAR जारी की है। चलिए इसमें जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मुख्य बिंदु आपका वैश्विक परिदृश्य जो है आपका वर्ष 2023 में 212 लॉन्च हुए। 200 सोच सकते हैं, लास्ट ईयर जो आपका है गुजरा है, आपको पता भी नहीं चला होगा, आपका 212 लॉन्च हुए। और ऑन रोबोटिक ब्रेकअप पर घटनाओं से उत्पन्न जो है आपका कितना कुल आपका रोबोट की मदद से 3143 ऑब्जेक्ट्स का अंतरिक्ष रोबोट ऑब्जेक्ट आबादी में जोड़ा गया, ये संख्या है। भारतीय परिदृश्य जो है भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर के अब तक 31 दिसंबर 2023 तक 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, सोच सकते हैं, जिनमें से निजी ऑपरेटर और शैक्षणिक संस्थाओं के उपग्रह भी शामिल है, यानी कुछ प्राइवेट ऑपरेटर भी इसमें है। आपका वर्ष 2023 में जो है इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण जो है SLV D2 EO 57 LV M3 M3 WE2 PSLV C55 टेलीसोफ आपका 2 LV M3 M4 चंद्रयान 3 और PSLV आपका 55 आदित्य 1 सफल रहे हैं। ये सारे आपके साथ जो आपका किए गए हैं 7 परीक्षण जो कि सफल रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 31 दिसंबर 2023 तक भारत सरकार के स्वामित्व वाले परिचालन उपग्रहों की संख्या जो है LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट से 22 और GEO यानी कि जियो सिंक्रोनाइज आपका सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 है, ये संख्या याद रखिएगा। LEO में कितना है 22 है, और GEO में यानी कि जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में आपका 29 है। 2023 के अंत तक 3 भारतीय गहरे अंतरिक्ष मिशन के सक्रिय थे, और अर्थात 2 चंद्रयान 2 ऑर्बिट आपका हुआ है, आदित्य L1 है, और चंद्रयान 3 का प्रोलॉन्सन मॉड्यूल आपका हुआ है। अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता SSA जिसको कहते हैं अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता जो है अंतरिक्ष में प्राकृतिक और मानव निर्मित ऑब्जेक्ट की स्थिति और व्यवहार को समझने एवं निगरानी करने से संबंधित है। इसमें सूक्ष्म क्षुद्रग्रह उपग्रह अंतरिक्ष यान मलबे धूमकेतु जैसे ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना और उनकी रक्षा गति ऊंचाई रोटेशंस जिसको देखते हैं और अन्य विशेषताओं का डेटा इकट्ठा करना शामिल है। चलिए याद रखिएगा, एक दो बार इसको सुन लीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। देखिए नेक्स्ट है आपको पढ़ेंगे पशु कूटनीति के बारे में। टॉपिक इसका है हाल ही में मलेशिया ने पर्यावरण के संरक्षण के रूप में अपनी छवि सुधारने के लिए ओरिएंट देख सकते। पहला वर्ड क्या है इसने लिखा है मलेशिया, इससे पहले इसका क्या यानी पर्यावरण से संबंधित इसने एक बहुत गंदा काम किया है, तभी तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए वो अपनी छवि सुधारने के लिए किया तो ओरेंगुटेन्स डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं ओरेंगुटेन डिप्लोमेसी का सहारा लेने का
निर्णय लिया है। उद्देश्य क्या है? इस रणनीति का उद्देश्य है मलेशिया की छवि की जंगली जानवरों की सुरक्षा की विभिन्न पहलुओं का चैंपियन बना करके बढ़ाना है। यह पाम ऑयल के टिकाऊ उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहता है और ओरंगुटान को बचाने के लिए अन्य देशों से के साथ मिलकर के काम करना चाहता है। तो आगे बढ़ते हैं और क्या है इसके बारे में जानते हैं। चीन की सफल पांडा कूटनीति, जो आपका चीन ने लाया था पांडा कूटनीति ने से प्रेरित होकर के मलेशिया के जो है ओरंगुटान याद रखिएगा, मलेशिया ओरंगुटान संबंधित इससे क्वेश्चन आएगा, तो कुछ मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध के संकेत के रूप में देखता है। ओरंगुटान क्या है? ओरंगुटान उस कटिबंधीय वर्षा वनों के वृक्षों के बीच रहता है, वृक्षों के बीच में रहता है, वर्षा वनों के बीच। यह केवल बोर्नियो यानी कि मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है और सुमात्रा इंडोनेशिया के उस कटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। संरक्षण स्थिति IUCN यानी गंभीर संकट, आपका गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, जैसे डॉल्फिन चला गया है, इस तरह के ये सारे घटनाएं इसमें आपको सम्मिलित कर सकते हैं। पशु कूटनीति का महत्व जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान पर जानवरों को साझा करना या उपहार में देना इन विभिन्न संस्कृतियों की समझ और प्रशंसा को बढ़ावा दे सकता है। सॉफ्ट पावर आपको प्रोजेक्शन होता है, सार्वजनिक कूटनीति और सहभागिता देखने को मिलता है। अनुच्छेद आपका 39B हम देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की संगठित पीठ जो इस प्रश्न की जांच कर रही थी कि क्या निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन माने जाएंगे। जो निजी संपत्ति आप लोग का आर्टिकल आपको लिया भी गया था, आप लोग का आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 19 जो आपको लिया गया था आर्टिकल 9F के तहत, या E या F संपत्ति के जो अधिकार है उसको जो खत्म कर दिया गया था, शायद F है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो अब जैसा कि अनुच्छेद आपका 39B में कहा गया है, क्या कहा गया? आपके जितने भी संपत्ति निजी संपत्ति प्राइवेट जितने भी संपत्ति है कि भौतिक संसाधन माने जाएंगे, जैसे कि आपको 32B में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का विचार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यद्यपि 39B से राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ DSB जो आपका DPDSB है जो है तथापि इस प्रावधान की व्याख्या इतने व्यापक अर्थ में नहीं की जानी चाहिए, इसमें निजी अधिकारों के लिए कोई सुरक्षा ना बचे। आपका अनुच्छेद आपका क्या कहता है 39B, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम हित की पूर्ति हो सके। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39B में कहा गया है कि आर्थिक प्रणाली के संचालन में धन और उत्पादन के संसाधनों को समान हानि के लिए भी केंद्रीकरण नहीं होने चाहिए, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, उसको बाहर कर दिया गया है। इसके संबंधित आप समझ सकते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका है भारत के कृषि निर्यात में गिरावट है, बिजनेस स्टैंडर्ड से लिया गया। अनाज और चीनी से लेकर प्याज तक कई वस्तुओं में शिपमेंट प्रतिबंधों के कारण 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष जो आपका वित्त वर्ष आपका समाप्त हो गया था। आपका कब? वित्तीय फाइनेंशियल ईयर जो आपका कंप्लीट होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है, ये कंप्लीट हो गया 31 मार्च को। तो भारत का कृषि निर्यात में कितना % का गिरावट आया है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है 8.2% का गिरावट देखने को मिला है, 8.2% का। ठीक है, मुख्य बिंदु जो है वित्त वर्ष आपका 2022-23 में जो कृषि निर्यात में आपका $53.15 बिलियन था, जो कि वित्त वर्ष 2023 में घट करके आपको $48.82 बिलियन रह गया। सोच सकते हैं इतना का गिरावट आया, लगभग $4 से $5 का बिलियन का। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत के कृषि आयात में 7.9 गिरावट देखी गई है, 9% का, और ये 2022-23 के $35.7 बिलियन से घट कर करके आपका $32.8 बिलियन हो गया है। गिरावट वाली जो वस्तुएं हैं, निर्यात वाली जितनी भी वस्तुएं जो हम निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, जैसे चीनी हो गया, गैर बासमती चावल हो गया, गेहूँ, प्याज हो गया, कृषि निर्यात में गिरावट के क्या कारण रहे हैं? तो प्रमुख वस्तुओं पर प्रतिबंध है। आपका क्या क्या प्रतिबंध लगाया गया? प्रोहिबिटेड। अक्टूबर 2023 से चीनी निर्यात पर सरकारी प्रतिबंध लगाया गया। जुलाई 2023 में गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। इसके कारण प्रतिबंध के कानून के नियमों के कारण हुआ। वैश्विक मूल्य आपका परिवर्तन हुआ 2023-24 में, 2013-14 और 2019 और 20 के बीच में कृषि वस्तुओं के कीमतों में वैश्विक गिरावट ने भारत के निर्यात को कम प्रतिस्पर्धी बना दिया है। FAO
आपके खाद्य मूल्य सूचकांक आपका जो आया है 119.1 से गिर करके 96.5 अंक हुआ गया है, जिससे निर्यात राज्यों से प्रभावित हुआ है। WTO की व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2023 के अनुसार 2022 में भारत की कृषि निर्यात और आयात की वैश्विक कृषि व्यापार में हिस्सेदारी जो क्रमशः 2.4% से और 1.9% है। विश्व में कृषि निर्यातक देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर था। सोच सकते हैं 9वें स्थान पर था। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आपका। आई होप कि आपको सभी लोग को समझ आ रहा होगा या आप एक कोरिलेट कर पा रहे होंगे, रिलेशंस बना पा रहे होंगे। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल, ये टॉपिक करते हैं, फिर आपका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा पड़ता है और इसको एक एक पॉइंट को हम बता रहे हैं, कोई भी चीज़ों को हम छोड़ नहीं रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया। गहरा ब्लू होल क्या है इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में शोधकर्ता ने युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में विश्व की सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की गई है। तो ये कहाँ पर किया गया है, इससे संबंधित तो आपके युकाटक प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में कहाँ पर विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की गई है, जिसे तामजा ब्लू होल के नाम से जाना जाता है। तामजा। चलिए इसकी व्याख्या को जानते हैं। मुख्य बिंदु जो है तामजा ब्लू होल जो है समुद्र तल से कम 1380 फीट आपका यानी लगभग 420 मीटर नीचे है, जो दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल के से भी अधिक गहरा है और 13,660 वर्ग मीटर यानी क्षेत्र में फैली इस विशाल पानी के नीचे की गुफा का नाम तामजा रखा गया है। तामजा, जिसका माया भाषा में अर्थ होता है गहरा पानी, ठीक है, जिसका माया भाषा में कहा जाता है गहरा पानी। तामजा यानी गहरा पानी। ब्लू होल जानते हैं, ब्लू होल जल से भरी ऊर्ध्वाधर गुफाएं हैं जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां आधार साइल चूना पत्थर और संगमरमर और जिप्सम जैसे घुलनशील पदार्थों से बनी होती है। ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफाएं हैं जो हिम युग के दौरान हजारों वर्षों में हिमनदों आपको के बहाव द्वारा निर्मित हुई है थी। चलिए आज इसको यहीं पर रखते हैं। आई होप कि आपको कुछ भी आपको 1% भी आपको हेल्प हो रहा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर विचार अपने प्रकट कीजिएगा कि इसको कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जिन लोगों को SCRT NCERT को बुक या नोट्स अगर हो या कोई PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।